हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबको वापस से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। एनाल स्कूल और एनालिस्ट स्कूल, जो भी आप कह लो। एनाल स्कूल की बात करें तो ये अपने आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है लिखने का। एंड लुसिन फेवर, मार्क ब्लॉक, इनका नाम आपने सुना ही होगा। लॉन्ग ड्यूरी, इन प्रोनाउंड स्कॉलर्स का नाम आपने सुना होगा, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सब्सिक्वेंटली, राइट। सो एनाल, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये जो एनालिस है या एनाल है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी नेम कहाँ से आया? ये एक नेम आया था फ्रॉम अ जर्नल, राइट। एक जर्नल था जिससे नेम आया, जहाँ से इस नेम को ड्राइव किया गया था। लेट मी राइट दिस नेम, एनालिस डी हिस्टोरी हिस्टोर इकोनॉमिक एथ सोशल, राइट। सो ये लिखा गया था 1929 में बाय टू इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जिसमें एक का नाम आता है मार्क ब्लॉक एंड दूसरे का नाम आता है लुसिन फेवर, राइट। अब ये जो पर्सनालिटी थे, ये प्रॉपरली हिस्टोरियंस नहीं थे, जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनकी तरह। बट इन्होंने हिस्ट्री लिखने की कोशिश करी थी। ये बेसिकली सोल्जर्स थे, तो जो वर्ल्ड वॉर्स हुआ करते थे उनके बीच में ये एज अ सोल्जर वर्कआउट करते थे। एंड इन बिटवीन जो इंटरग्राम पीरियड या इंटर वॉर पीरियड था, उस पीरियड के दौरान भी इन्होंने बेसिकली वर्क्स को लिखा एंड उसको पब्लिश किया एंड एक नया व्यू पॉइंट देने की कोशिश करी थी विद रिस्पेक्ट टू इन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा है। जब हम बात करते हैं, इनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क 1929 के आसपास में है। अगर हम आगे हम देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हम इसे बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जब एनाल स्कूल आया था तो एक पूरी तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में, ठीक है। जो एनाल स्कूल था एक प्रोमिनेंट मूवमेंट की तरह बना, खासकर 20th सेंचुरी हिस्टोग्राफी में। 20th सेंचुरी हिस्टोग्राफी में हम देखते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन या एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट की तरह ये डेवलप किया। एंड इसके दो इम्पोर्टेंट फाउंडर थे जिनका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, लुसियन फेवर एंड मार्क ब्लॉक, राइट। एंड इन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट को दिया था। बेसिकली एनाल स्कूल की बात करें तो यहाँ पे जो स्कोप है हिस्टोरिकल इंक्वायरी का, बिकॉज हिस्टोरिकल इंक्वायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, राइट। तो हिस्टोरिकल इंक्वायरी के बियॉन्ड जाके, राइट, फोकस आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। देखो एनाल स्कूल का पर्सपेक्टिव, एक मेन एम क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, लेट्स से इवेंट, फैक्ट, किसी चीज़ को भी आप सिर्फ एक व्यू पॉइंट से ना देखते हुए मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखें। ये आपका सोशल व्यू पॉइंट हो सकता है, इकोनॉमिक व्यू पॉइंट हो सकता है, राइट, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कल्चरल व्यू पॉइंट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब इन सारे व्यू पॉइंट्स को आप लेके चलते हो एंड देन इवेंचुअली आप एक आउटकम को ड्राइव करते हो, राइट। उस आउटकम का जो एक यूटिलिटी सर्व का पर्सपेक्टिव होता है, वो एनाल स्कूल का एक मेन एम होता है, एक मेन सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। एनाल स्कूल इंट्रोड्यूस करता है कई सारे फाउंडेशन प्रिंसिपल्स, जो कि कहीं ना कहीं कई सारे कन्वेंशनल हिस्टोरिकल अप्रोचेस को एक एक रास्ता दिखाता है। एंड इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमें बात करनी है लॉन्ग ड्यूरी की, राइट। एनाल हिस्टोरियन थी एंड इन्हें एम्फेसाइज करती सिग्निफिकेंस ऑफ लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल प्रोसेस पे, जो कि वो जो एक पीरियड है वो बेसिकली आपका एक सेंचुरीज या इवन एक्सटेंड टू मिलेनियम, ठीक है, सेंचुरी से मिलेनियम तक एक्सटेंड करता है। ये आर्ग्यू करते हैं कि आपका जो हिस्ट्री में एक पूरी तरह से चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको एक सिंगुलर, एक सिंगल इवेंट की तरह ना देखते हुए उससे आप ऐसा एक इवेंट देखिए जिसका इफ़ेक्ट और जिसके होने के पीछे कई सारे कारण हैं, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ के पीछे या किसी चीज़ के साथ इवन अभी भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। अगर आपके पास एक बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप इस वीडियो लेक्चर को फॉर से 720p या उसके बियॉन्ड आराम से देख सकते हो विदाउट बफरिंग।
बट आपकी इंटरनेट क्वालिटी कम है, तो आप इसे 144p के अप्रॉक्सीमेट देख पाओगे। आपके आसपास में नॉइज़ है तो आपकी हिंड्रेंस क्रिएट होगी, अगर नॉइज़ नहीं है तो बहुत ही काम पेशेंटली आप पढ़ सकते हो। तो at the same point of time when you're watching this video lecture, there are multiple events that are happening around you which will affect your I would say the outcome of learning. Okay, learning outcome को affect करती है। Same goes for history as well. Second aspect आता है interdisciplinarity. Interdisciplinarity, right? इंटरडिसिप्लिनैरिटी का होता है, यहाँ पे आप रिजेक्ट करते हो नैरो थॉट प्रोसेस को, नैरो व्यू पॉइंट को। एनास स्कूल ये कहता है कि एक इवेंट, एक एस्पेक्ट या एक किसी भी हम सिचुएशन को देखते हैं, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से देखना होता है, राइट? यानी कि आपका इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ? एक डिसिप्लिन हो गया, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री डिसिप्लिन हो गया, ज्योग्राफी डिसिप्लिन हो गया, सोशलॉजी डिसिप्लिन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो अनाज स्कूल कहता है कि कई भी एक इवेंट को जो हम देखते हैं ना, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से देखना होता है हमें, ना कि किसी सिंगल, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक 1970s अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है कि मेजर फोकस जो रहा है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे रहा है, राजा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी जीत एंड उनके इवेंट्स, उन चीज़ों को लेके। पर वॉट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स, दे वर ऑलवेज बी दे ऑल दोज थिंग्स वर ऑलवेज इग्नोर्ड। तो इन चीज़ों को हटाते हुए कहा कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स से इंटरडिसिप्लिनरी देखना होता है। आपका एक इवेंट है तो उसका एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होगा, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट भी होगा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन का एस्पेक्ट है डिसिप्लिन्स के बीच में, इससे जो एक बेटर एनालिसिस होता है, उससे आप ज़्यादा बेटर जो है हिस्ट्री को समझ सकते हो और ज़्यादा बेटर यूटिलिटी सर्व कर सकते हो और ड्राइव कर सकते हो। देन आता है टोटल हिस्ट्री। ठीक है, टोटल हिस्ट्री एज नेम सजेस्ट, आप जब पूरी तरह से हिस्ट्री को देखने की कोशिश करते हो, जिसका मेन एम क्या है, क्वेश्चन आता है कि इसका एम क्या है। इसका एम है कि आपको हर एक एस्पेक्ट को लेकर चलना है, जिसमें आपका एक इंसान का ह्यूमन एक्सपीरियंस भी होता है, इसमें आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है, आपकी मेंटालिटी, आपकी परसेप्शन, आपकी कल्चर, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका एवरीडे लाइफ, हर एक चीज़ उसमें एक पार्ट होता है। ये जो अप्रोच है वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्रे को बिल्डअप करने में, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्रे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट? सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस। नाउ स्ट्रक्चर। सो फोकस जो होता है स्ट्रक्चर पे हमें देखना होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, राइट, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो अनाज स्कूल एम्फेसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रक्चर इन शेपिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये मैंने ऊपर ही बता रखा है। दे सॉट टू अनकवर वो सारे फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी ह्यूमन सोसाइटी को। इन नटशेल दे आर वेरियस एस्पेक्ट, कई सारे इंटर आई वुड से जोनल थिंग्स है, या फिर कह सकते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं, जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर जोन्स हैं, जैसे कि आपका सोशल जोन हो गया, इकोनॉमिक जोन हो गया, राइट, कल्चरल स्ट्रक्चर हो गया। इन सब का एक इन सब पे एक एम्फेसिस करना ज़रूरी है जब हम हिस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस, तो कहीं ना कहीं हम जो अंडरलाइन छुपा हुआ फोर्स है, इंस्टीट्यूशन है, जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन सोसाइटी को, उसको भी कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, राइट? उसको अनकवर हम कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है मेंटालिटिस, राइट? अनदर की कॉन्सेप्ट जो आता है वो मेंटालिटिस आता है, जो रिफ़र करता है कलेक्टिव मेंटल फ्रेमवर्क, एक इंसान के बिलीफ या ग्रुप ऑफ लोगों के बिलीफ, उनका कल्चरल नॉर्म, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर और परसेप्शन किसी इंडिविजुअल का, किसी एक समाज में। जब हम मेंटालिटी समझते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है या फिर इन चीज़ को देखना ज़रूरी है कि इससे हम ग्रास्प करते हैं मोटिवेशन और किस तरह का एटीट्यूड होगा उन सारे एक्टर्स का जो कि हिस्टोरिकल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ तक मेंटालिटी खत्म होता है। मेंटालिटी इज बेसिकली आपका एक एटीट्यूड के हिसाब से समझ सकते हो, उसके किसी पर्सन की कल्चर, बिलीफ, नॉर्म, फ्रेम, बिलीफ पैटर्न्स, इन सब के अकॉर्डिंगली समझ सकते हो, ठीक है, एज नेम सजेस्ट।
फिर हमारे पास आता है माइक्रो हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो हिस्ट्री, ठीक है। सो द एनाल हिस्टोरियंस है वो प्रोपोनेंट होते हैं माइक्रो हिस्ट्री के। प्राइमरली हम देखें, एक अप्रोच होता है जो कि कहीं ना कहीं फोकस करता है एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर या एक इवेंट के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर, जो लाइट करता है, हाईलाइट करता है ब्रॉडर हिस्टोरिकल ट्रेंड को। जैसे हम एग्जामिन करें लोकलाइज्ड फेनोमेनन्स इवेंट्स को, माइक्रो हिस्ट्री ऑफर करता है इंसाइट्स उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जो कि डेली लाइफ में हो रहे हैं, और एक्सपीरियंस जो कि मार्जिनलाइज ग्रुप फील कर रहा है, राइट। तो हर एक बेसिक एस्पेक्ट को, हर एक इवेंट, छोटे से छोटे चीज़ को जो कि आप एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को या मार्जिनलाइज ग्रुप एक्सपीरियंस कर रहा है, उन सब एक एस्पेक्ट को जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो माइक्रो हिस्ट्री का पार्ट बनता है। फिर हम देखें तो मैक्रो हिस्ट्री आता है, राइट। मैक्रो हिस्ट्री की बात करें, एट द सेम टाइम जो एनाल स्कूल होता है वो रिकॉग्नाइज करता है इम्पोर्टेंस दिस पर्सपेक्टिव का, इस पर्सपेक्टिव का। ये इनकम्पास करता है, एक साथ इकट्ठा रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये जो मैक्रो हिस्टोरिकल एनालिसिस है वो प्रोवाइड करता है एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट समझने के लिए, डायनेमिक्स ऑफ इंटायर सिविलाइजेशन, जो पूरे सिविलाइजेशन में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, उस सारे छोटे छोटे बदलाव को डिफरेंट व्यू पॉइंट से समझने में मदद करता है हमारा मैक्रो हिस्ट्री, राइट। तो इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड ये तो हो गया नाउ। ओके, सो ज्योग्राफिकल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, राइट। सो ज्योग्राफिकल अप्रोच को समझना ज़रूरी है। राइट। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, सो इनको कंसिडर किया जाता है बहुत ही क्रूशल। क्यों? बिकॉज ये हेल्प करता है शेप करने में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, जो भी हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स हुए हैं, ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उस चीज़ को फ्रेम करने में, डिटरमाइन करने में। जर्नल हिस्टोरियंस है वो एक्सप्लोर करते हैं किस तरीके से लैंडस्केप, किसी जगह का मान लो प्लेट्यू है, प्लेन है, पहाड़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान के समाज को। इवन उसमें सेटलमेंट पैटर्न भी आता है, हमें पता है कई तरह के सेटलमेंट पैटर्न होते हैं, राइट। कहीं पे आपका इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक आइसोलेटेड हो गया, न्यूक्लिएटेड हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। ये एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़्यादा बेटर डील करके आपको उसको पढ़ाऊँगा, राइट। सो ये सारा बेसिक आइडिया है कि ना सिर्फ सेटलमेंट पैटर्न बल्कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आपके वीट बेसिकली ज़्यादा कहाँ पर होता है, पंजाब रीजन में, जूट वगैरह बंगाल रीजन में, ग्रेन्स वगैरह मध्य प्रदेश के रीजन में, राजस्थान रीजन में बाजरा जवार। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसी रीजन का या फिर ट्रेड रूट, राइट, फॉर एग्जांपल लैंड ट्रेड रूट या सी ट्रेड रूट या इंटर रिवराइन ट्रेड रूट, डिफरेंट ट्रेड रूट्स आते हैं, राइट। तो उनका एक इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये सारे इफ़ेक्ट का क्या एक आउटकम होगा, क्या एक इफ़ेक्ट होगा, राइट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पीछे। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, जोग्राफिकल अप्रोच बताता है। और इन्वामेंटल हिस्ट्री, राइट। तो इन्वामेंटल हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जो एना स्कूल है वो एक सिग्निफिकेंट उसने कंट्रीब्यूशन करा है टू द एमर्जिंग फील्ड ऑफ इन्वामेंटल हिस्ट्री। ये रिकॉग्नाइज करता है
ह्यूमन सोसाइटी और कहीं ना कहीं जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, हाईलाइट करता है कि इम्पैक्ट, बिकॉज विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल रियलाइज, मतलब आप स्टोन एज से पढ़ना शुरू करते हो, राइट। फिर आप जाते हो MJP महाजनपथिक पीरियड तक, देन आपका मगधन पीरियड आता है, देन आपका पोस्ट मगधन पीरियड आता है, गुप्तन पीरियड आता है, पोस्ट गुप्तन पीरियड आता है, जिसमें आपके कई सारे रीजनल किंगडम्स आते हैं। देन मेडिवल पीरियड में आप एंटर करते हो जहाँ पे सल्तनत पीरियड आता है, राइट। या सल्तनत पीरियड के बाद आपका मुगल पीरियड आता है, देन आपका इवेंचुअली मॉडर्न पीरियड आता है। किस तरीके से विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्टेट का एक रोल रहा, किस तरीके से लोगों का एक रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू नेचर और नेचुरल फैक्टर्स के साथ रहा, एंड किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया या फिर उसको यूज़ किया, एंड किस इंटेंसिटी के साथ किया, क्या उसमें उसके बाद वो जो एक रिकवरी पीरियड रहता है, राइट, जो नेचर का रिकवरी पीरियड होता है, क्या उसके अंदर अंदर में उन्होंने किया, क्या उसके बियॉन्ड जाके, जैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में देखते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, हमें देखने मिलता है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मल्टीपल एग्जांपल्स आर डेफिनेटली देयर। So before starting our next topic, that's a critique of event-centered history. I request you all to subscribe my video channel, okay, and press the bell notification so that कि जब भी मेरा न्यू वीडियो लेक्चर आएंगे आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, right? Then do comment your feedback, and definitely in case if you have any queries you can let me know. I will try to solve as soon as possible with the best of the ability I have. Do share with the friends जिनको एक्चुअली में उससे नॉलेज की क्रेविंग होती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव कोचिंग्स को, या फिर जिनको हिस्ट्री समझने में डिफ़िकल्टी होती है। मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ हिस्ट्री को एक ईजी वे में समझाने की। एंड डेफिनेटली एट लास्ट डू लाइक, सो दैट कि लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, सो दैट कि मैं न्यू वीडियो लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए ला सकूँ। So I do request, please like, comment, share and subscribe my video channels. Now, with respect to critique of event centered history, right? So ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। सो जो एनाज स्कूल है वो चैलेंज करता है प्रिवेलिंग एम्फेसिस जो पॉलिटिकल हिस्ट्री को दिया गया था। जैसे मैंने बताया था 1970s तक इंडिया में दिया जा रहा था, यहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा और उनसे जुड़ी हुई जो बातें रहती थी उनसे बात की जाती थी विद रिस्पेक्ट टू सबअल्टर्न एस्पेक्ट, या फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, एंड अदर एस्पेक्ट्स वर ऑलवेज इग्नोर्ड, राइट। तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं एम्फेसिस सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट पे या फिर एलिट फिगर्स पे ना रहते हुए वाइट एलिमेंट्स है, वाइट स्पेक्ट्रम है, उन सब पे फोकस करना है। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो फोकस है वो सोलली या पॉलिटिकल इवेंट पे ना करते हुए बाकी चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्सक्योर हो चुका, वो पुराना हो चुका, राइट। और ये क्रिटिक है कि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट और एलिट इवेंट पे रखा गया। और क्योंकि आप जब अटेंशन को शिफ्ट कर रहे हो टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड और एवरीडे लाइफ की तरफ जब अटेंशन को आप शिफ्ट कर रहे हो तो आप एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस को प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रिटिक क्या है, फोकस्ड ओनली ऑन political and the elite aspect or elite history and the elite history, elite side of history, right? But when you start writing history with multiple viewpoints, right, it will help you to build a better historical outcome, right? That's an important part for any historian. So ये आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सो अगेन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो लेक्चर्स। कल का जो टॉपिक होगा वो डेफिनेटली, या नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि उसमें हम नोटेबल हिस्टोरियंस हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, लेगेसी और इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड जो भी अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स है जो कि अनास्को से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। सो दिस आर वेरी रेलिवेंट। तो डेफिनेटली आप इन इस वीडियो लेक्चर को, उस वीडियो लेक्चर को दोनों को क्लब करके देखिएगा, एंड आपको अनाज स्कूल में इसके बियॉन्ड पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आई एश्योर यू, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, एंड अगेन किस तरह की क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो एंड फीडबैक हो, डू लेट मी नो, ओके। आई फील ग्लैड टू आंसर यू ऑल, राइट। पढ़ते रहिए, जय हिंद।